कैसे हैं आप लोग। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हाउ टू अप्रोच आर ओ मेंस। आर ओ मेंस की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ लोग हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंज भी है, मेंस का पेपर। क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें दो पेपर, एक जीएस का और दूसरा हिंदी, सामान्य हिंदी का। ये बाइलिंगुअल होता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर 60 क्वेश्चन 60 नंबर का ये हिंदी, इसको वो प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जब वो बढ़ते हैं आगे मेंस के एग्जाम में, तो मेंस के एग्जाम में थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि मेंस के एग्जाम में जो पेपर्स हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करें। और ये जो स्ट्रेटजी होगी वो भी फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी और हिंदी मीडियम वाले लोग भी। ये यूपी पीएससी के द्वारा जो आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेंस के एग्जाम में एक पेपर आपका जीएस होता है जो कि बिल्कुल सेम प्रीलिम्स की तरह होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स का भी ये होता है। दूसरा पेपर जो आपका होता है वो आप हिंदी का कह सकते हैं, हिंदी। लेकिन हिंदी दो भागों में आप बांटिए। एक इसमें है 100 मार्क्स की आपकी डिस्क्रिप्टिव हिंदी, और दूसरी है, ये 100 मार्क्स में बात कर रहा हूं, और दूसरी है आपकी 30 क्वेश्चन और 60 मार्क्स की आपकी सब्जेक्टिव, नहीं यहाँ, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है। ये आपकी सब्जेक्टिव हो गई, ये ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है। ठीक है, तो ये टोटल देखा जाए तो हिंदी 180 मार्क्स की हो जाती है। तो इंग्लिश वाले मीडियम वाले लोगों के लिए ये थोड़ा यहाँ चैलेंज होता है। जीएस में तो वो जैसे प्रीलिम्स पास करते हैं ये कर लेते हैं। और दूसरा एक चैलेंज होता है, यहाँ सिलेबस में आपको निबंध मिलता है। तो मैं बोल भले रहा हूँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले लोगों के बारे में बात, लेकिन स्ट्रेटजी सबकी सेम ही होगी। कैसे इसको पास करेंगे यही इसमें हमको बात करनी है। 120 मार्क्स का ये निबंध होता है और इसमें निबंध होते हैं 3 सेक्शन में। एक होता है सेक्शन आ, मतलब एक खंड आप कह दीजिए इनको। तो एक खंड आ होता है, खंड बा होता है और खंड सा। तो ये 3 सेक्शन, का खा गा भी आप कर सकते हैं। ये 3 सेक्शन होते हैं और सबसे एक एक निबंध लिखने होते हैं। तो टोटल आपको 3 निबंध यहाँ पर लिखने होते हैं। 40 मार्क्स का एक निबंध होता है और 3 निबंध होते हैं 120 मार्क्स के। टोटल जो ये पेपर हो गया 120, 100, 220, 60, 280 और 120। तो ये 400 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है और इसी के आधार पर आपका चुनाव हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। आज के इस क्लास में हम कंप्लीट स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे कि कैसे पेपर आता है और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, तो पेपर चलिए देखते हैं। जीएस का पेपर तो हम पहले भी बता चुके हैं, जीएस सेम हो जाएगा। हम यहां पर शुरू कर रहे हैं हिंदी के पेपर के बारे में कि कैसे पेपर आता है। तो हिंदी में एक पेपर ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं, दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर है जिसको आपको लिखना है 100 मार्क्स का, ये जो पेपर है इसको आप कह सकते हैं कि ये हिंदी और साथ में ये पत्र लेखन का पेपर होता है। पेपर का जो प्रारूप होता है, किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, उसके बारे में हम एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 1, हिंदी की बात है तो प्रश्न संख्या 1, पूरा पेपर ये हिंदी में ही है लेकिन कुछ चीजें इसमें अंग्रेजी में भी लिखनी है, वो अभी आगे आपको पता चलेंगे। यहां पर आपको एक गद्य अवतरण दिया जाता है और इस गद्य अवतरण को देके इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रश्न संख्या 1 है और इसके 3 प्रश्न हैं, का, खा और गा। एक प्रश्न होता है अवतरण का शीर्षक, दूसरा प्रश्न होता है अवतरण का सारांश, दूसरा प्रश्न यहां पर क्या होता है, अवतरण का सारांश, और तीसरा प्रश्न होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी की क्योंकि हम प्रीलिम्स में बात कर चुके हैं, वो वाला अगर आप क्लास देख लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पास करने के बाद ही आपको यहां आना है मेंस में, इस कारण से उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट हिंदी पे आ गए। ये जो प्रश्न है ये टोटल 21 मार्क्स का या 21 अंकों का होता है। शीर्षक के लिए 3 मार्क्स, सारांश के लिए 6 मार्क्स, रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 मार्क्स निर्धारित होते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपसे 4 पूछी जाती है और एक व्याख्या 3 मार्क्स की होती है, तो 4 गुणे 3 बराबर ये 12 मार्क्स हो जाते हैं। इसको कैसे करें, यहाँ पे स्ट्रेटजी रणनीति भी हमको बनानी है, कैसे करें। कई लोगों का मानना है कि हिंदी अगर हमको पढ़नी आती है तो आराम से हम हिंदी में पढ़ेंगे और जाके प्रश्न वहाँ पे जो भी पूछा जाएगा, इसका शीर्षक क्या है पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा, हम डायरेक्टली वहीं पे लिख देंगे, सारांश भी हम लिख देंगे, 1/3 ही तो लिखना है, और रेखांकित अंशों की व्याख्या करने में कुछ नहीं है, जो भी रेखांकित चीजें दी होंगी उनको पढ़ेंगे, कर देंगे। ऐसी सोच अगर आप रखते हैं और ऐसा आप अगर सोच रहे हैं और इसके भरोसे आप चीज़ों को पढ़ना छोड़ देते हैं, घर पे रिवीजन नहीं करते, तो यहाँ पे आपको अंक नहीं मिलते हैं। 21 नंबर 100 में 21 यानी कि 1/5 भाग केवल पहला क्वेश्चन ही है, और इस क्वेश्चन के साथ अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं, लापरवाही आप नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको 16 से 17 अंक मिल जाते हैं। शीर्षक अगर आपने सटीक लिख दिया तो 2 से 2.5 अंक यहाँ पर मिल जाते हैं, सारांश आपने सही लिख दिया तो 4 यहाँ पर मिल जाते हैं, और रेखांकित अंशों की व्याख्या आपने कर दी तो लगभग 9 अंक यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो आपको 15 से 16 अंक तो यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ पर 2.5 भी हो सकता है, ये आपका 9 4 13 और 15 हुआ, तो ये आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन कब, जब आप अभ्यास करके जाते हैं, बिना अभ्यास के नहीं, अभ्यास करके जाएंगे तो ये अंक आपको मिल जाते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या चला करता है कि ये प्रैक्टिस करने की चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 गद्य अवतरण दिया है तो उसको हम वहीं पे पढ़ेंगे और वहीं पर आंसर कर देंगे, वहीं पर वो चूक जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि पेपर देने से पहले कम से कम आप मान के चलिए जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वहां से जितने गद्यांश पूछे गए हैं, और कुछ टेस्ट सीरीज या कहीं से भी, जैसे हम भी टेस्ट सीरीज कराते हैं, कोर्स जो हमारे होते हैं उसमें टेस्ट सीरीज चलती है, या कहीं से भी आप करिए, तो उसको कम से कम आप 5 से 10 टेस्ट दे के जाएं, और कम से कम टोटल कंप्रहेंशन की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 20 कंप्रहेंशन, 25 कंप्रहेंशन या अवतरण को आप इस तरीके से इसी पैटर्न पर सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जाएं कम से कम। और अगर ये 50 कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, ये मार्क्स आपके इससे भी ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे टारगेट आपका 16-17 मार्क्स होना चाहिए कम से कम, इतना लेके चलिए, ठीक है। प्रैक्टिस ही इसमें एक वो है, कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये कोई सिलेबस गद्य अवतरण का नहीं दिया होता है। यहाँ पर आपको जो भी है वो अनसीन पैसेज है, आप पहले से कभी नहीं देखे रहेंगे। हो सकता है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में हो सकता है कि वो आपसे साहित्य के बारे में पूछ ले, हो सकता है कोई इतिहास की घटना रख दे, हो सकता है कि आपसे वो कोई फिलोसफिकल कुछ विचारधारा, तो कुछ भी रखे, इसको लिखने और आंसर की भाषा जो लैंग्वेज है और सटीक आंसर देने पे मार्क्स मिलते हैं। शीर्षक आप ऐसे नहीं दे पाएंगे, शीर्षक के लिए आपको जो प्रैक्टिस होगी, तो आप जैसे शीर्षक कैसे निकाला जाता है, इसको किसी दिन मैं बताऊंगा कि शीर्षक कैसे निकालें। शीर्षक तब आप निकाल पाएंगे जब आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस होगी, बार बार अभ्यास आप किए होंगे, तब निकाल पाएंगे। सारांश 1/3 बस ऐसे नहीं, हवा में नहीं, 1/3 में कौन सी चीजें लिखी जाती हैं, कौन सी चीजें छोड़ी जाती हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। और रेखांकित अंशों की व्याख्या अगर
एक लाइन दिया हुआ है तो उसका 3 लाइन कर देना है, 10 शब्द दिए हुए हैं तो उसको 30 शब्दों में कर देना है कम से कम। तो कौन से शब्द बढ़ा देंगे, कैसे कर देंगे, ये भी अभ्यास से आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम चलें तो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है आपका सारणी रूप। सारणी रूप, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म पे ये प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर आपको एक लेटर दिया जाता है, एक पत्र दिया जाता है। सामान्यतः ये शासकीय पत्र होता है और इस शासकीय पत्र को आपको टेबुलर फॉर्म में व्यक्त करना होता है ना। क्रम संख्या, है ना, पत्र संख्या, दिनांक, स्थान, स्थान एवं कभी कभी दिनांक स्थान एक में या जैसे भी आप बनाते हैं, लेकिन स्थान उसमें, और फिर विषय एवं आशय ये लिख के उसको आपको बनाना होता है। टेबुलर फॉर्म आप सीधा ऐसे बना देते हैं, खींच देते हैं, और इसमें जो मार्क्स कटते हैं या मिलते हैं, भाई इसमें एक क्रम संख्या हो जाएगी और एक ये क्रम संख्या हो गई, ये हो गई पत्र संख्या या पत्रांक, जैसे भी आप लिखें इसको, पत्रांक, है ना, दिनांक, स्थान, ठीक है। दिनांक व स्थान कभी कभी एक ही में, ज्यादातर इसमें दिनांक व स्थान हम एक में कर देते हैं, तो इसको आप एक ही में कर दीजिए, दिनांक व स्थान। प्रेषक, प्रेषिती, है ना, और लास्ट में विषय व आशय। ऐसे इसको बनाना होता है। अब आप सोचेंगे इतना 1 2 3 4 5 6 ये 6 कॉलम बना के और इतना सरल काम करके आपको इसके लिए जो मार्क्स दिए जाते हैं, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे इतने मार्क्स, 15 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए। कौन नहीं कर लेगा, सारे लोग कर लेंगे, कोई यहाँ पर बच्चा नहीं है। सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ग्रेजुएट हो चुके होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। कोई यहाँ पे छोटा एर्थ का बच्चा नहीं है। इतने सरल मार्क्स के लिए तो एर्थ के बच्चे को भी इतने मार्क्स नहीं दिए जाते, मतलब इतने सरल काम के लिए तो इतने मार्क्स क्यों दिए जाते हैं। यहाँ पर पहली चीज, ये सटीक बना हो, जो पूछी जा रही है बातें, जो मतलब इसके ये होते हैं कॉलम, वही आप लिख के आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा अपने मन से लिखा है। दूसरा, यहाँ पर साफ सुथरा होने का बहुत मतलब है, कटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म अपने शीर्ष अधिकारी को देंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शार्ट में लिख के अपने शीर्ष अधिकारी को देंगे, तो कटी फटी लैंग्वेज ये सब नहीं। और यहाँ पर जो विषय आशय ये है, इस विषय आशय का बहुत महत्व है। इस विषय आशय को आप कैसे लिखते हैं, इसकी भाषा क्या है, इसमें अगर आप अच्छा कर पाते हैं और सटीक लिख पाते हैं, तभी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसका भी अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप अभ्यास कर ले गए तब तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपने कहा कि ये मुझे तैयार है और टेबुलर फॉर्म जो भी दिया जाएगा हम कर लेंगे, तो यहाँ पर भी आप चूक जाते हैं। इसकी भी कम से कम 20-25 की प्रैक्टिस करके आपको जाना होता है। और इसको कैसे लिखा जाता है, विषय आशय में क्या चीजें छोड़ी जाती हैं, क्या लिखी जाती हैं, प्रेषक प्रेषिती तो कोई बात नहीं, ठीक है। पत्रांक में पूरा कितना लिखा जाएगा, क्या करा जाएगा, क्रम संख्या का मतलब तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये कैसे आप करेंगे, इन चीजों को जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएंगी, ठीक है। अगला जो यहां पर है आपका क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, तो इसका अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यहां पर अभ्यास ही काम आएगा आपको, और दूसरी कोई चीज नहीं है जो आपको सेलेक्ट करा सके। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये भी लेटर राइटिंग से संबंधित है। इसमें पत्र लेखन आपसे कराया जाता है। अब पत्र लेखन में जो सिलेबस में टॉपिक है, 8 टॉपिक जो दिए हुए हैं, 8 ही तो है, एक कम ज्यादा जो भी हो, मुझे 8 याद आ रहे हैं इसलिए मैं 8 बता रहा हूं। तो इसमें जैसे सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, ठीक है, और भी कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप है,
ये सारी चीजें जितनी भी आपकी सिलेबस में दी हुई हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक पर यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप है, टिप्पण है, ठीक है। और ये जैसे अब वो अधिसूचना है, ठीक है, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें सिलेबस में है। अब यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों क्वेश्चन नॉर्मली 8-8 मार्क्स के होते हैं और 24 नंबर के ये तीनों क्वेश्चन होते हैं। का, खा और गा 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। इसमें जो प्रश्नों का नॉर्मली प्रारूप पाया जाता है, उसमें किसी में आपसे परिभाषा पूछ लिएगा। परिभाषा जब आप लिखिए तो साथ में विशेषताएं भी आपको लिखनी होती हैं। परिभाषा पूछ लेगा, विशेषता पूछ लेगा। इसी में आपसे किसी एक में आपसे उदाहरण पूछ लेगा। जब उदाहरण पूछे तब भी आप परिभाषित करके विशेषता लिख के चीजों को बताइए। उदाहरण आपसे पूछ लिया। कभी आपसे प्रारूप पूछ लेगा, ठीक है ना। कभी एक शब्द यूज करता है लिखित प्रारूप, लिखित प्रारूप पूछ लेगा। तो जो भी आपसे इसमें पूछा जा रहा है वो है क्या। कभी कभी आपको ऐसे पूछ लेगा, आपको मटेरियल दे देगा, कह देगा कि पत्र लिख के दिखाइए, यानी कि आपको मैटर दे दिया जाएगा कि आप उसको मैटर्स के अलावा अगर आप ऐसे कहिए कि विषय आपको दे दिया जाएगा, स्थितियां बता दी जाएंगी, ऐसा ऐसा है, और इस विषय पर आपसे पत्र लिखवा लिया जाएगा। जैसे आपके मोहल्ले में सफाई व्यवस्था पर पत्र मान लीजिए लिखवा लिया जाए, किसी को लिखिए, तो आपको तय करना होगा वो किस प्रारूप का पत्र होगा। आपसे यहां पर जब प्रारूप पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, लिखित प्रारूप में क्या करेंगे, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, है ना, उन विशेषताओं के आधार पर। सबसे विशेष बात है इन सारी चीजों में भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए। मार्केट में कई बार आप देखते हैं कई सामग्री जो उपलब्ध है उसमें भाषाई दोष भी पाए जाते हैं। तो कौन सा प्रारूप अपनाएं, एक किताब से दूसरी किताब में प्रारूप भी वैरी करता है, उसमें अंतर पाया जाता है। तो इसको आप तय कर लीजिए सही से। और ये पोर्शन बहुत ज्यादा अभ्यास की डिमांड करता है। यहां पर तो बिना अभ्यास के कुछ होने वाला ही नहीं है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो आते आते सारे क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं तो दूसरे पेज में नहीं जाना, एक ही पेज में आपको कंप्लीट कर देना है। अगर जरूरी नहीं है तो कई बार वहां पर जगह भी कम दी जाती है, तो या दूसरे पेज में जाना है तो कैसे पैरा चेंज करके जाए। ये थोड़ा सा आइडिया जब आपको होता है कौन सी चीजें कहाँ लिखी जाती हैं, हांसी के अंदर क्या पहले रहेगा, सेवा में, है ना, कहाँ पर महोदय रहेगा, कहाँ पर आपका जैसे लास्ट में संबोधन क्या होगा, ये सारी चीजें संलग्नक में कैसी चीजों को लिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी आपको आ पाएंगी। इसके लिए जरूरी है कि पुराने पेपर्स को देखिए और जो जो पूछा गया है अभी तक उन सारे जो लेटर्स हैं उन पत्रों की आप प्रैक्टिस कर डालिए। उन पत्रों को आप क्या करिए, उसका अभ्यास कर डालिए, लिख डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए। और जब ये अभ्यास आपका हो जाएगा तो आप इसको कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पे। चौथा जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, वो क्या है? ये पूरे पेपर का सबसे ज्यादा अंक देने वाला प्रश्न पत्र है। अच्छा, 2 पेपर्स में हमने यहां पर ये बात नहीं की कि उसमें कितने अंक आपको मिल सकते हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहले कहे थे, टेबुलर फॉर्म में अगर आप सारी चीजें सही से कर देते हैं, यथा स्थाने और सही भाषा सब कुछ सटीक लिख देते हैं, तो 11 से 12 नंबर तक यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। इतने अंक आपको आसानी से मिल जाते हैं अगर सब कुछ सही लिखते हैं। उसके बाद अगर इसमें से कुछ गलत हो गया तो 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं, काटा भी जा सकता है, उसको काट के खत्म किया जा सकता है। और ये जो पेपर है आपका, इसमें हर एक अगर क्वेश्चन को आपने सही से अटेम्प्ट कर दिया तो 666 या 665 इस तरीके से 17, 16 से 18 मार्क्स तक आपको यहां पर भी मिल जाते हैं 24 में बहुत आसानी से। ये नॉर्मल अंक हैं, ये मिल जाते हैं आपको अगर आसानी से करते हैं। इसके ऊपर भी मिल सकते हैं 1-2 अंक, लेकिन इतने अंक अगर आप सही से लिख के आते हैं, साफ सुथरा है,
अच्छा आंसर लिख दिया है तो इतने मिल जाते हैं। अब बात आती है प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है ये सबसे ज्यादा अंकदायी है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है ये 30 अंक का है और क्वेश्चन भी इसमें 3 है, का, खा और गा। 3 भागों में अगर इसको हम बांटें तो ये 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अंग्रेजी से हिंदी में शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी में शब्दावली, ठीक है, वोकैब जिसको आप कहते हैं। और दूसरा इसी को पलट दीजिए, हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी में शब्दावली। यहां पर भी शब्दावली 5 पूछी जाती है और 2, और यहां पर भी पूछी जाती है 5 और 2 अंक की होती है। ये आपका हो गया 10 अंक का और यहां पर ये भी आपका हो गया कितने, 10 अंकों का, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां पर और पूछा जाता है, वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। सब हिंदी में ही करना है इसको, बस एक अंग्रेजी यहां पर इतनी ही आएगी जब हिंदी से अंग्रेजी में आपको लिखना होगा और अंग्रेजी से हिंदी में, ठीक है। तो मुहावरे व लोकोक्तियां, मुहावरे व लोकोक्तियां, ये आपसे एक पूछा जाता है। और यहां पर भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 10 अंक का ये भी आपका पोर्शन होता है। अब इसको मैं अंकदायी क्यों कह रहा हूं? अगर आपने इसमें सही से उत्तर सटीक लिख दिया, जैसे आपसे शब्द कैसे होते हैं अंग्रेजी में, मान लीजिए आपको दे दिया गया नोटिफिकेशन, तो उसकी हिंदी आपको लिखनी है ना, करिकुलम दे दिया गया है ना, आपको कुछ भी कोई शब्द ऐसा दे दिया गया जो प्रशासनिक कार्य में प्रयुक्त होता है, उसकी हिंदी आपको लिखनी है। ठीक वही काम यहां पर हिंदी दिया जाता है और अंग्रेजी में आपसे कराया जाता है कि उसकी अंग्रेजी लिख दीजिए। सटीक लिखा तो 2 अंक का है, तो 2 अंक पूरे मिले। और अगर एक एक मान लीजिए गलत ही हो गया तो 8-8 यहां मिल गए। और मुहावरे लोकोक्तियों की भी यही दशा होती है, यहां पर 2 अंक का है तो 2 अंक में 1 अंक आपका होता है अर्थ का, 1 अंक आपका किसका होता है, अर्थ का, और 1 अंक आपका होता है यहां पर वाक्य प्रयोग का। वाक्य प्रयोग किया जाता है इसमें। अगर आपने अर्थ गलत बताया, वाक्य प्रयोग कर दिया तो 0 अंक भी मिल सकते हैं, और अगर आपने सही अर्थ बता के वाक्य प्रयोग कर दिया तो 1.5 नंबर या 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर केवल अर्थ बताया, वाक्य प्रयोग नहीं किया तो 1 अंक। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहां पर भी आप आसानी से 7 अंक 7 अंक पा सकते हैं। तो ये आपका लगभग 23 अंकों का यहां पर भी जुगाड़ हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल अंक है, इसमें फुल अंक लोग लाते हैं, 30 में 30 लोग ले आते हैं, 25-27 ले आते हैं, लेकिन इतने आसानी से मिल सकते हैं। इसमें टारगेट कैसे सेट करना है वही मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अंत में जो पूछा जाता है आपसे, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। ये जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका है कंप्यूटर पर आधारित, हिंदी में ही लिखना होता है। संगणक पर यह प्रश्न पूछा जाता है, यानी कंप्यूटर पर यह प्रश्न पूछा जाता है। ये जो पोर्शन है पूरा ये कंप्यूटर वाला, ये भी आपका 10 अंकों का है। कितने? 10 अंक का है। और इसमें भी आपसे 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पहले क्या होता था, 5 अंक के 2 प्रश्न पूछ लेते थे, या 5, इसको आप ऐसे कहिए 5 प्रश्न 2 अंकों के, ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है, तो ये आपका 10 नंबर हो गया। और कभी कभी पहले क्या किए हैं, 2 क्वेश्चन 5 अंक के पूछ लेते हैं, तो ये भी आपका 10 मार्क्स हो गया। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का, वो आपसे इसमें अपेक्षित है, उसके बारे में आपसे प्रश्न यहां पूछे जाते हैं।
हो सकता है कोई कंप्यूटर के बारे में काफी अच्छा जानता हो लेकिन इन प्रश्नों का जवाब ना दे पाए, और हो सकता है कि किसी ने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ वैसे जानकारी नहीं रखी है लेकिन वो थोड़ा सा है, 15-20 पेज आपने पढ़ लिया, वो सामग्री मिल जाती है, हम आपको देंगे, तो वो आसानी से यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। और नहीं पूर्णांक तो दो दो क्वेश्चन के, दो दो मार्क्स के अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो 7.5 से 8 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें भी किसी में 4, किसी में 3 या 3-3 6-7, मतलब 7 अंक लगभग इसमें मिल जाते हैं। तो 7.5 अंक यहाँ पर अगर हम जोड़ लें तो इस तरीके से ये पूरा पेपर रहता है। अब बात आती है कि ये टोटल हम जोड़ें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जोड़ा था, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने कहा था कि 16 के करीब अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने कहा था कि हमको लगभग 12 के करीब अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने कहा था कि इसमें भी 6-6 करके 18, तो 16-17 अंक आप लिख लीजिए यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कहा था कि अगर एक एक गलत भी हो गया तो 24 अंक आप ला सकते हैं, इतना नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम कह रहे हैं कि 7.5 या 7 अंक आ सकते हैं। तो टोटल ये पेपर आपका, ये टोटल जोड़ा जाए तो ये 100 मार्क्स का है, और 100 मार्क्स में यहाँ पर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो 6 to 8 ये 15, और ये हो गया 19, 26 और 2, 3, 4, 5, 7, 76, ठीक है। 16 और 12 28, और 28 और 10 38 और 7 45, 45 और 24, तो ये आपका हो गया 69 और 7 76। तो 100 में ये 76 का टारगेट आपको कम से कम इतना लेके चलना चाहिए। अगर इतना मार्क्स आप हिंदी के पेपर में ले आते हैं तो आप समझ लीजिए कि अच्छे मार्क्स हैं, आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। जीएस में मैंने पहले भी बताया है कि जीएस के जो मार्क्स हैं वो 76 यहाँ, तो जीएस के मार्क्स मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जीएस आपका 120 क्वेश्चन का होगा, जीएस 120 क्वेश्चन का होगा, और 120 ये क्वेश्चन है और ये 120 मार्क्स का भी होगा। तो यहाँ पर जो आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट, ये टोटल मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है, और ये टारगेट होना चाहिए यहाँ पर 80 का। 80 से कम टारगेट मत रखिए, 2-4 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, हिंदी को आप 2 भागों में बांटेंगे, तो एक हिंदी जो आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो ये आपका 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स होंगे, और यहाँ पर टारगेट कम से कम 55 आप रखिए, इससे कम ना रखिए। अब हमने दूसरा कहा हिंदी में ही जो सब्जेक्टिव होगी, डिस्क्रिप्टिव जो आपको लिखना है, तो सब्जेक्टिव हिंदी में आपको टोटल जो मार्क्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो 5 है, 5 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का मतलब नहीं है, यहाँ पे टोटल मार्क्स ये है, तो यहाँ पर टारगेट मैंने कहा 75, जो 76 आ रहा है इसको रखिए। अब एक आपका आता है निबंध का पेपर, इसको एस्से मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि एस्से लिखना नहीं है, हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पर आपको 3 एस्से लिखने हैं, 40 क्वेश्चन का, 40 मार्क्स का एक एस्से है, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, तो 120 मार्क्स का ये पूरा एस्से का पेपर है। यहाँ टारगेट कैसे सेट करें, कैसे होना चाहिए। जो एस्से का पेपर है थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। एस्से का पेपर जो है उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, बाकी एस्से की क्लास में करेंगे। निबंध, तो निबंध का जो पेपर है उसमें 3 सेक्शन आपके होते हैं, आ, बा और सा, ये 3 सेक्शन है। बहुत डिटेल में बात नहीं, बस टॉपिक सिलेबस तो वहां डिस्कस करेंगे एस्से की क्लास में या एस्से के इंट्रो वीडियो में, पहले भी हमने डिस्कस किया है। और इसमें हर एक में पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3-3 सेक्शन है, ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका खंड हो गया, ये आपका खंड हो गया, और ये उपखंड है। इसमें 3 एस्से दिए होते हैं, इसमें भी 3 एस्से दिए होते हैं, और यहां पर भी 3 एस्से आपको दिए जाते हैं। हर एक खंड से ये पेपर जो है वो 40 × 3 है, यानी कि 120 मार्क्स का पेपर है।
तो हर एक खंड से आपको चूज करना होता है एक ऐसे, यहां से भी आपको एक ऐसे, और यहां से भी आपको एक ऐसे चूज करना होता है। टोटल 3 ऐसे लिखने होते हैं। 3 ऐसे में यहां पर साहित्य संस्कृति से रिलेटेड ऐसे आपको मिल जाएगा, है ना। यहां पर आप आएंगे खंडवा में तो आपको मिल जाएगा जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ मुद्दे मिलेंगे, कृषि मिल जाएगा, व्यापार मिल जाएगा, वो सेक्शन में बताऊंगा, हो सकता है वो इधर उधर मैं बोल रहा हूं, लेकिन सबके इंटरेस्ट के टॉपिक मिलेंगे। विज्ञान पे भी इससे मिलेगा, एग्रीकल्चर पे भी इससे मिलेगा, आईआर पे भी इससे मिलेगा, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड योजनाएं जो है उन पर इससे मिलेगा। पहला जो पोर्शन होता है इसमें आपको समाज से संबंधित इससे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे साहित्य से संबंधित इससे मिल जाएगा। तो कुल मिला के 3 टॉपिक पर इससे लिखने होते हैं। लेकिन कम से कम आप क्या करिए, कोशिश आपकी होनी चाहिए कि कम से कम 2, अगर यहां इस सेगमेंट से दिया जाए तो कम से कम 2 टॉपिक पर यहां आप लिख सकें, 2 पर यहां लिख सकें और 2 पर यहां। बाय द वे दिया गया एक ही आपने तैयार किया और वो टॉपिक आपके अनुकूल नहीं है तो आपका ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक ही सेक्शन से आप तीनों कर दें, या एक सेक्शन से 2 कर दें, एक सेक्शन से 1 कर दें, एक सेक्शन छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो तीनों से एक एक लिखना है, तो हर जगह से आपको कम से कम 2 तैयार करना है, यानी कि 6 टॉपिक इसमें चूज करने हैं। 6 टॉपिक्स के डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं, डायमेंशंस तो अलग अलग हो सकते हैं। 6 टॉपिक्स में डायमेंशंस आप बनाएंगे, हो सकता है आपका 12 ऐसे बन जाए, 12 से 18 ऐसे बन जाए निबंध, लेकिन 2-2 हर से तैयार कर लीजिए, हर एक सेक्शन से, तो ये आपका हो जाएगा। और यहां आपका टारगेट होना चाहिए एक ऐसे में कम से कम टारगेट रखिए 30 मार्क्स लाने का, 30 मार्क्स लाने का यहां पर टारगेट रखिए। तो 3 ऐसे में आपका 90 का टारगेट यहां पर हो जाएगा। और ये मिल सकते हैं, लोगों को मिलते हैं, लेकिन बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे। इसको टारगेट को सेट करने के लिए आपको ऐसे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सप्ताह में 1-2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, एक ऐसे बेसिक उसकी जो चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा कि कैसे ऐसे को लिखा जाता है, कैसे चीजें उसमें, कहाँ पर व्याख्या प्रस्तावना कितनी लिखी जाती है, मुख्य भाग कितना लिखा जाता है, कैसे अंत में उपसंहार किया जाता है यानी कि एंड कैसे किया जाता है, कैसे उसको ऑर्नामेंटल बनाया जाता है, कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है, प्रभावशाली लेखन कैसे होता है, कैसे ऐसा लिखें कि जो पढ़ने वाले की ऐसे का मतलब क्या होता है, जब पढ़ने वाला आपकी बातों को समझ जाए। वैसे तो ये निबंध है, लेकिन जिस टॉपिक पे दे दिया गया लिखने तो वहां बंधा हुआ है, तो आपकी बात को समझ जाए, आप जो कहना चाहते हैं, आपका जो एक व्यू है, दृष्टिकोण है, वो उसको समझ में आ जाए। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही वो पढ़ेगा ना। भाषा अगर सही नहीं होगी, बहुत सतही किस्म की होगी, तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। बहुत क्लिष्ट आप लिख देंगे, समझ में नहीं आया, ऐसी भाषा का उपयोग कर देंगे जो स्तरीय नहीं है, तो इसकी चर्चा हम निबंध में करेंगे। इस तरीके से 90 का टारगेट यहां पर लेके आपको चलना चाहिए। तो ऊपर के अगर हम देखें टारगेट, ये सारी चीजें हमने देखा था, और 90 यहां पर इसको नोट कर लीजिए कि 90 मार्क्स आपका यहां पर होगा। अब टोटल हम देखें तो 80, 55, 75 और 90, 5 5 10 की 0, 8 1 9 5 14, 14 और 7 ये आपका हो गया 21, और ये 9, तो ये 300 मार्क्स आपकी, ये 400 में ये टारगेट हो गया आपका। 300 कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ कम जाता है, 290 तक आप सेफ हो जाते हैं। निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा बहुत और कम जाता है, कभी कभी 275 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन टारगेट इतना लेके चलना है। इतना टारगेट हम लेके चलेंगे तो हमको आसानी होगी किस चीज में, पास करने में, हम आसानी से पास कर पाएंगे। और अगर हम टारगेट ही कम लेके चलेंगे, हम टारगेट ही 275 का लेके चल रहे हैं, तो 250 तक पहुंचते पहुंचते हमको लगेगा यार बहुत आ गया मार्क्स, ठीक है। तो हमारा टारगेट थोड़ा सा उच्च होना चाहिए, कहीं पे कोई पोर्शन कमजोर हो तब भी हम सेलेक्ट हो जाए। तो 80 और 55 135, और 135 75 310 और 90 300 का टारगेट इस तरीके से आपको लेके चलना है। इतना टारगेट आप लेके चलेंगे तो आप पास करेंगे, इसको निश्चित तौर पर पास करेंगे। इंटरव्यू है नहीं, साक्षात्कार है नहीं, इतना टारगेट लेके चलिए, पास करिए, सिलेक्शन लीजिए। प्रीलिम्स का वीडियो जो था जिस पे हमने डिस्कशन किया था उसको देख लीजिएगा, और ये मेंस का, फिर आगे हम चर्चा करेंगे एक एक क्वेश्चन पे कैसे उसको लेके चलना है और उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। बाकी जो
मटेरियल होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, कितना सटीक मटेरियल है, क्या हम पढ़ रहे हैं। फिर अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो वो अभ्यास कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब आएंगी, ये एक मटेरियल है, एक क्लासेज है कि मतलब कैसे चीज़ों को हमको करना है ये बताया जाए, फिर आप उसको रीड करें, पढ़ें, समझें, फिर उसका अभ्यास करें, फिर टेस्ट दें, तब जो मुट्ठी बनेगी उसमें ताकत होगी। वही ताकत आपकी ये 300 का टारगेट टच करने की कोशिश कर सकती है। और दूसरा कोई तरीका नहीं है, एक रात में आप ऐसे नहीं बन जाएंगे कि एक रात में आपके मार्क्स आ गए। तो ऐसा आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, ऐसी रणनीति बना सकते हैं। फिर आगे हम मिलते हैं अगले उसमें पार्ट में, तो आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।